हम आपको मिलवाने जा रहे हैं भारत के ख्यातनाम पत्रकार राजकुमार हंस जी से और उनके कृतित्व, व्यक्तित्व और जीवन के बारे में हम लेने जा रहे हैं साक्षात्कार। तो आइए इस साक्षात्कार में ऐसा क्या महत्वपूर्ण है, देखते हैं। आपके जीवन परिचय में आप क्या बताना चाहेंगे? नागपुर महाराष्ट्र में 17 जून 1955 को मेरा जन्म पंडित एन के शुक्ला जी, जो कि मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग में सचिव थे, एवं पार्वती देवी शुक्ला जी के यहाँ हुआ। उसके बाद जब 1 वर्ष की उम्र थी, हम लोग इंदौर आ गए और यहीं पर शिक्षा हुई मेरी, और हिंदी साहित्य में मैंने एमए किया। पत्रकारिता में बहुत कम उम्र में, लगभग 15 वर्ष की उम्र में प्रवेश हो गया। बच्चों का कॉलम कई अखबारों में लिखने लगे। इसके बाद कविता के प्रति रुझान हुआ और पत्रकारिता में आने के बाद कई संघर्ष की स्थिति बनी। आज तक संघर्ष की स्थिति है। देश की आत्मा है, सारी दुनिया की आत्मा है पत्रकारिता। पत्रकारिता में आने का आपका क्या उद्देश्य रहा है? पत्रकारिता में आने का एक ही उद्देश्य हमारा रहा कि हम सत्य की आवाज को मुखरित करें और गरीबों को, बेसहारा लोगों को न्याय दिलवाएं, मानवता को महकाएं, तथा जो कि देश में और विदेश में, सारी दुनिया में जो बुराइयां हैं उसके खिलाफ एक इनकलाबी आवाज उठा सकें। आपके गुरु कौन कौन रहे? सबसे पहले मैं जिक्र करना चाहूँगा शहीद आजम भगत सिंह जी की। जब जीवनी हमने पढ़ी तो उनको अपना गुरु माना। इसके अलावा ब्लिट्ज जी के महान पत्रकार और संपादक, जो कि साहसिक पत्रकारिता के कारण, जिनका कि सारी दुनिया में बहुत नाम था और नाम है, परम आदरणीय आर के करंजा जी को हमने अपना गुरु माना। इसके बाद जो कार्य ब्लिट्ज द्वारा, आर के करंजा द्वारा किया गया, उसी कार्य को हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं। पत्रकारिता में आने के बाद आपके जीवन में कई संघर्ष की स्थिति आई होगी, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? पत्रकारिता में आने के बाद ऐसी स्थिति आई कि हमने कई खबरें अपने वर्ल्ड एक्सप्रेस में प्रकाशित की। इस पर कई कुपित लोगों ने हम पर मुकदमे मानहानि के चलाए। मानहानि के मुकदमे लंबे समय तक चलते रहे। कई बार आतंकवादियों द्वारा हमें जान से मारने की धमकी दी गई और कहा गया है कि अपने अखबार में आप खंडन प्रकाशित करो, लेकिन हमने खंडन आज तक प्रकाशित नहीं किया। कई लोगों द्वारा ये कहा गया कि आप माफी मांगे। सत्य के आगे हमने मरना स्वीकार किया, लेकिन कभी भी किसी भी समाचार के प्रकाशित होने के बाद उसका खंडन प्रकाशित नहीं किया। आपको हम बताते चलें कि परम आदरणीय आर के करंजा जी का नारा था, एक पैर रेल में एक पैर जेल में। उसी तरह हमारा सारा जीवन अधिकांश तौर पर रेल में ही बीता, मुकदमों को लड़ते हुए बीता। और आपको हम बताना चाहेंगे कि हम पर कई मुकदमे चले मानहानि के, लेकिन उन मुकदमों में हम लोग विजयश्री घोषित की गई हम लोगों की। यह सबसे बड़ी सफलता थी। और आज 55 साल की पत्रकारिता में सत्यमेव जयते, सत्यम शिवम सुंदरम का उद्घोष करती हुई पत्रकारिता अविराम रूप से चल रही है। जिस समय पंजाब में खालिस्तान की आवाज उठी थी, उस समय आपकी और आपके अखबार वर्ल्ड एक्सप्रेस की क्या भूमिका रही थी? हम आपको बताना चाहते हैं कि जिस समय खालिस्तान की आवाज उठी थी और लंदन में बैठा हुआ जग्गू चौहान जो खालिस्तानी था, उस समय देश में एक माहौल खराब कर रहा था। उस समय हमने वर्ल्ड एक्सप्रेस में एक खबर प्रकाशित निर्भीकता और निष्पक्षता के साथ की थी, जिसका शीर्षक था, इस प्रकार था कि जो खालिस्तान की आवाज उठा रहे हैं और जो खून खराबा पंजाब में कर रहे हैं, वो वास्तव में खालिस्तानी नहीं है, वो पाकिस्तान द्वारा भेजे हुए सैनिक हैं, जो छद्म रूप में ये खालिस्तान की आवाज उठा रहे हैं। और ये आवाज सही साबित हुई। आज भी हमारी सारी दुनिया में खालिस्तान की आवाज उठ रही है।
जो कि बहुत अवैध है, नाजायज है और कनाडा में खालिस्तानियों को समर्थन प्राप्त हो रहा है। आपके ऊपर कई बार प्राण घातक हमले हुए, गोलियां चली, तब आपकी स्थिति क्या थी? उस समय आपने कैसे गुजारा? हम अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे कि पत्रकारिता का एक कार्य होता है कि वो सच्चाई को दिलेरी के साथ में अपने अखबार में या अपने समाचार पत्र में या पत्रिका में प्रकाशित करे या अपने चैनल में प्रसारित करे। हमने भी इस प्रकार कई संकट झेले, कई बार हमारी हत्या की कोशिशें की गई। उत्तर प्रदेश हाथरस में, आगरा में, अलीगढ़ में कई बार हमले हुए, लेकिन हम आपको बताना चाहेंगे जो लोग हमला करने सामने आए उनको हमने मुंह तोड़ जवाब दिया और यहाँ तक कि पुलिस तक में रिपोर्ट नहीं की, क्योंकि पुलिस में जाने के बाद में ये खतरा हो सकता था कि और बढ़ जाए। उस समय हमारी मुखबिरी हो रही थी और आज भी मुखबिरी हो रही है। आज भी हम आवाज आतंकवाद के खिलाफ उठा रहे हैं। कई धमकियां हमें पाकिस्तान से भी मिलती हैं, लेकिन हम आपको बताना चाहेंगे जो पत्रकार डर गया इसका मतलब वो मर गया, और जो मानहानि के मुकदमों से या किसी मुकदमे से डर गया, सच्चे पत्रकार के मुकुट होते हैं मुकदमे, और मुकदमे तो झेलते रहना चाहिए, हर तरह से आगे बढ़ते रहना चाहिए और पत्रकार को अपनी जान की बाजी लगा देना चाहिए। हम आपको बताना चाहेंगे शहीद आजम भगत सिंह जी भी एक पत्रकार थे, कवि थे। उन्होंने कहा, कितना अच्छी बात कही है कि क्रांति विनाश की नहीं विकास की कलाकार हुआ करती है। यह कहते हुए हमें गर्व है कि हमने विकास के रास्ते को चुना और विनाश को और विनाश की ओर लेते चले गए, और विनाश बुराइयां करती हैं। बुराइयों के खिलाफ जंगी जिहाद जारी था, जारी रहेगा। इनकलाब पहले भी था, आज भी है और कल भी जारी रहेगा। देश में अभी तक 4 महत्वपूर्ण यात्राएं हो चुकी हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण जो यात्रा हुई थी, उसके बारे में आप क्या स्मरण बताना चाहेंगे? जो आपके साथ अनुभव हुए हो, वो आप क्या बताना चाहेंगे? हम आपको ऐतिहासिक तौर पर बताना चाहेंगे, पूज्य महात्मा गांधी की प्रथम यात्रा थी जो कि पद यात्रा रही। उस समय तो हमारा जन्म नहीं हुआ था। दूसरी यात्रा विनोबा भावे जी की हुई, उस समय भी हम बहुत छोटे थे। तीसरी यात्रा जो हुई वो सुनील दत्त जी की हुई। सुनील दत्त जी ने देश की जागृति के लिए बहुत शानदार काम किया। उस यात्रा के संस्मरण में हम आपको और अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे कि उसमें देशभक्ति का एक रंग था, राजनीति का कोई पुट नहीं था। और गैर राजनीतिक इस यात्रा में प्रिया दत्त जी बहुत छोटी थीं, जो फिल्म अभिनेत्री रही हैं और अभी भी अच्छा काम सद्भावना का कर रही हैं। तो उस समय बहुत अच्छा सुनील दत्त जी का जगह जगह पे स्वागत हुआ। और हम आपको ये भी बताना चाहेंगे कि स्वेच्छा से लोग सुरक्षा कोष में दान दे रहे थे, ये भी हमने दृश्य देखे। और सुनील दत्त जी की यात्रा में ये विशेषता थी कि उनके पैर में छाले पड़ गए थे और प्रिया दत्त जी के भी पैर में छाले हो गए थे। और ऐसा ऐतिहासिक स्वागत आज तक हमने नहीं देखा जैसे पदयात्री सुनील दत्त जी का जगह जगह देखा। कोई से भी मजहब का व्यक्ति हो और किसी भी पार्टी का व्यक्ति हो, सबने शानदार स्वागत किया, क्योंकि उसमें देशभक्ति का एक अलग ही अंदाज था और देशभक्ति का एक संदेश था। ऐसी यात्रा बार बार होती रहना चाहिए। क्या आप मानते हैं कि आज के समय में हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री और हमारे राष्ट्र के जो प्रधानमंत्री होते हैं, उनको भी गली गली में विचरण करना चाहिए, गली गली में ऐसी पदयात्रा की शुरुआत करना चाहिए, जिससे कि एक एक इंसान की मुसीबत उनके सामने आए और वो सबके दुख को समझे? यह देखने में आया है कि अधिकांश पदयात्राएं हुई, समाप्त हो गईं, लेकिन उसका कोई इतिहास नहीं बना। वो रिकॉर्ड पे जनता की समस्याएं ला नहीं पाई। हम ये सुझाव राष्ट्रपति जी को देना चाहेंगे कि राष्ट्रपति जी को
प्रधानमंत्री को और हर राज्य के मुख्यमंत्री को कम से कम अपने राज्य में गली गली, चौराहे चौराहे, कस्बे कस्बे, हर गांव में जाकर जनता का, गरीब जनता का दर्द देखना चाहिए। लोग बहुत दुखी हैं, कई समस्याग्रस्त हैं। गरीबों का कोई सर्वेक्षण नहीं हुआ, विधवाओं का कोई सर्वेक्षण नहीं हुआ। आदिवासी समाज भी, हम जब ग्रामीण क्षेत्र में जाते हैं तो देखते हैं बहुत दुखी हैं, हर तरह से दुखी हैं, समस्याग्रस्त हैं। उनके कोई काम ही नहीं हो रहे हैं जैसे काम होना चाहिए। अगर देश का वास्तविक विकास अगर सरकार चाहती है तो वास्तव में भारत के प्रधानमंत्री को, जिनके पास में केंद्र सरकार की पूरी सत्ता है, बागडोर है, उनको ये यात्रा करनी चाहिए। मुख्यमंत्री को भी करना चाहिए और मुख्यमंत्री को, प्रधानमंत्री को अपनी रिपोर्ट निष्पक्ष रूप से प्रस्तुत करनी चाहिए और उस पर अमली जामा पहनाया जाना चाहिए। गरीबों का काम हो सके, जो लोग बेरोजगार हैं उनका भी सर्वेक्षण हो सके और उनकी तकलीफ दूर की जा सके। ग्रामीण क्षेत्र में ये देखने में आया है कि सड़कें अच्छी तरह से नहीं बन पाई हैं और पेयजल भी अच्छी तरह से मिल नहीं पा रहा है। बिजली का भी इंतजाम जैसा होना चाहिए नहीं हो पाया है। तो सही मायने में पद यात्रा, जो गांधी जी ने दांडी यात्रा चालू की थी, तो इस तरह से पद यात्रा चालू होने से जनता और सरकार के बीच में समन्वय होगा और यह भी एक सर्वे रिपोर्ट में सामने आएगा कि कलेक्टर को या कमिश्नर को, अधिकारियों को क्या करना था और वे क्या नहीं कर पाए और क्यों नहीं कर पाए। उनसे कारण पूछना चाहिए और जो ऐसे निकम्मे अधिकारी हैं और जो ऐसे निकम्मे जिलाधीश हैं और जो निकम्मे जनप्रतिनिधि हैं, उनको प्रभाव से तत्काल हटा देना चाहिए, उन पर दंडात्मक कार्रवाई होना चाहिए। दीपावली के पावन उपलक्ष्य पर आपका क्या संदेश रहेगा भारतवासियों को? दीपावली पर यही संदेश है, एक पत्रकार और एक साहित्यकार होने के नाते, कि वो किसान जो हैं अपनी भूमि को बेचे नहीं, क्योंकि भूमि को बेचना इसका मतलब अपनी माँ का सौदा करना है। जो कॉलोनियाँ बन रही हैं, कृषि भूमि समाप्त होती जा रही है, किसानों की समस्याएं बहुत ज़्यादा सामने आ रही हैं, कई किसान आत्महत्या कर रहे हैं। तो सबसे पहले सरकार को इस ओर भी ध्यान देना चाहिए कि जो जंगल में जा जाकर प्रभु राम जी और 14 साल तक जंगल की यात्रा करते रहे, वही राम जी का सारा जंगल जहाँ मंगल होना चाहिए वहाँ अतिक्रमण हो रहा है, पहाड़ कट रहे हैं और तो और वहाँ पे कारखाने खुल रहे हैं। एक उदाहरण हम आपको देना चाहेंगे कि पहाड़ों पर कारखाने खुलने से, उद्योग धंधे खुलने से और कचरा प्लांट खुलने से, जैसे आपको हम बताते चलें कि धार जिले के तारपुरा में एक कचरा प्लांट 13 साल से खुला हुआ है और वह भी पहाड़ी क्षेत्र में। काफी प्रदूषण हो रहा है, लोग मर रहे हैं, तो ऐसे प्रदूषण को रोका जाना चाहिए। यही रामराज रहेगा। सनातन धर्म की रक्षा करने के लिए वृक्षों को कटने से बचाना आज की बहुत नितांत जरूरत है। जंगल, जमीन को बचाना आज यही संदेश है। धनतेरस, मतलब सारे भारत की धनतेरस तभी मन सकेगी सच मायने में जबकि हम अपनी खेती को बचाएं और जय किसान का तभी नारा लगाएं जब जय किसान वास्तव में खुशहाल हो। अभी यह भी हो रहा है कि उद्योग धंधे खोले जा रहे हैं और गांव से किसानों को हटाने की एक योजना है, तो इस योजना का हम विरोध करना चाहेंगे और यही कहना चाहेंगे, सच्ची दीपावली तभी होगी जबकि हर इंसान प्रभु श्री राम जी के आदर्श को अपनाएगा, सारे परिवार एकता के साथ में रहेंगे और राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न जैसा सम्मान करेंगे। आपसी एकता के द्वारा अगर परिवार की ताकत बढ़ेगी, समाज की ताकत बढ़ेगी, समाज की ताकत बढ़ेगी, राष्ट्र की ताकत बढ़ेगी। सच्ची दीपावली तभी होगी जबकि
हमारे देश का काला धन बाहर आए। काला धन बाहर लाने के लिए सबको एकजुट होना होगा, सरकार को एकजुट होना होगा, तभी सच्ची दिवाली होगी। पत्रकारों को आपका क्या संदेश रहेगा? भारत में अधिकांश पत्रों के और बड़े बड़े चैनलों के मालिक जो हैं पूंजीपति घराने से हैं, तो जनवादी पत्रकारिता की जाए और जनता को, जो कि हमारे देश में अधिकांश किसान हैं, अधिकांश बेसहारा लोग हैं, गरीब हैं, दलित हैं, उन लोगों के उत्थान के लिए निष्पक्षता से, निर्भीकता के साथ में पत्रकारिता की जाए, जिससे कि गरीब जनता को न्याय मिल सके। यही आज पत्रकारों को भी हमारा संदेश है। जय हिंद, भारत माता की जय, इनकलाब जिंदाबाद।